अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। CFF1 FFR दिसंबर 21 के लिए बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर कुछ इंपॉर्टेंट्स बता दें। सबसे पहले तो याद रखें, पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। बट सर हाँ, FFR का सिलेबस है इतना बड़ा कि आपको पता है कि सर जो है जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैंने खुद अभी जो दिसंबर 21 वाला बैच है उसमें 426 आवर्स लगाए, क्योंकि हर एक्सपेक्ट से कवर करने में इतना टाइम लग जाता है। तो सर अब इतना बड़ा जो कोर्स है, उस कोर्स को समराइज मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज समराइज में बता दूं, लेकिन पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। हाँ, एंड के कुछ आवर्स जो आप बचे हैं, 1.5-2 दिन आपके पास, उसमें इन चीजों के ऊपर अगर आप ज्यादा फोकस रखें तो मेरे हिसाब से, मेरा जो पास्ट पेपर एनालिसिस है उसके हिसाब से ये इन चीजों के आने के चांसेस ज्यादा है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, और आईकेएफ के जो पेपर बनाने वाले हैं वो बेहतर इस वक्त जानते हैं कि क्या क्या पेपर में उन्होंने दिया है, और अल्लाह को तो पता ही आलिम गैब है। तो ऐसा होल सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। सही है सर, हमने कहा एरियाज टू बी फोकस्ड मोर इन लास्ट फ्यू आवर्स। कौन कौन से हैं? अब सर देखिए, 5 टॉपिक तो तकरीबन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेपर में होते ही है। IFRS 9 कंसिडरेशन, IFRS 15, IFRS 16 और स्पेशलाइज्ड। इनके ऊपर मैंने अपने जो फोकस किया है कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज जो मुझे इनमें से लगते हैं। IFRS 9 में कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें अर्ली रीपर्चेज। सही है सर, अर्ली रीपर्चेज ऑफ बॉन्ड्स, अर्ली कन्वर्जन, ये सब चीजें भी आप लोग देख लेना, पूछ सकता है। हैज एंड डेरिवेटिव अकाउंटिंग इस दफा मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, पिछली दफा क्योंकि फैक्टरी की तरफ ज्यादा उसका फोकस था। हैज एंड डेरिवेटिव अकाउंटिंग में कैश फ्लो, फेयर वैल्यू हैज, दोनों कैश फ्लो हैज मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। कंसोलिडेशन में आता हूं, कॉम्प्लेक्स ग्रुप विद डिस्पोजल, उसके आने के चांसेस ज्यादा है, मतलब कॉम्प्लेक्स ग्रुप होगा और बीच में कुछ डिस्पोजल कर दिया। और कैश फ्लो के आने के चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं, खास तौर पे डायरेक्ट मेथड का कैश फ्लो आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसमें इसमें जो है हमने कहा सर डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट दोनों करना है, लेकिन मुझे डायरेक्ट के चांसेस ज्यादा लगते हैं। फिर आता है IFRS 15, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, खास तौर पे कंस्ट्रक्शन फोकस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, काफी टाइम हुआ है उसमें नहीं पूछा, उसके आने के चांसेस मुझे लगता है कि इफेक्टिवली शायद वो ज्यादा वहां पर पूछ सकते हैं। लॉन्ग टर्म का एक जो बड़ा सवाल इस जमाने में आया करता था, सही है सर, उसके ऊपर। दूसरा सर, जो एग्जांपल्स आती है वो लाइसेंसिंग और रीपर्चेज एग्रीमेंट का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद टच पूछेगा इस दफा एग्जाम का। फिर आते हैं सर IFRS 16, सेल एंड लीज बैक मॉडिफिकेशन एंड रीअसेसमेंट। कोविड का इम्पैक्ट इसमें देख लेना, सही है सर, कोविड का क्या इम्पैक्ट है। वैसे खैर कोविड की इम्पैक्ट आने के चांसेस थोड़े से कम है, फिर भी देख लेना सर। फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सुविधाएं, बैंक्स, बैंक्स को देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। और उसके अलावा अदर स्टेटमेंट्स में IFRS 2, EPS, IAS 19, IFRS 5। EPS से क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है, EPS और IAS 40 का कुछ तरह उसका दे सकते हैं, हो सकता है कंसोलिडेशन के साथ मिला दे तो आपको एक अंदाजा है। एग्जाम्पल भी एक है, उसकी मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा मतलब इसी वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दूंगा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे शायद, जैसी बात है वो आप देख लीजिएगा मेरे फेसबुक पेज पे। कौन सी एग्जांपल है? कैफ रिलेटेड इफ्रिक 1 यहाँ पर भी है, लेकिन कैफ में अब वो आगे तो वो, और IAS 20 में खास तौर पे जो भी हमारे मुल्क में भी किया है, कंसेशनल लोन दिया है, उसकी कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट पूछी जा सकती है। सर ये वो टॉपिक है जिनको आपको एंड में ज्यादा फोकस करना है। बात करूंगा एग्जाम टेक्निक्स की। एग्जामिनर भैया ने अपने 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 जो है कमेंट्स में बारहा ये कहा है, विंटर 18 में तो शख्स ने यहां तक कह दिया कि कंसोलिडेशन के सवाल पे इतना टाइम मत लगा देना कि तुम्हारी बाकी जगहों में टाइम आउट हो जाओ। तो सर जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको पता है पासिंग मार्क्स अप्रोच, स्पेशली जो मैंने पिछले अटेम्प्ट का चेंजेस इन इक्विटी का सवाल सॉल्व क्लास में करवाया, उसमें मैंने खास फोकस किया पासिंग मार्क्स अप्रोच किस तरीके से लगाएंगे कंसोलिडेशन में। जहां समझ में आए, जो समझ में आए चीजें डालना, हर सवाल में ज्यादा पैनिक नहीं होना, जहां फंसो बिस्मिल्लाह पढ़ो, आगे बढ़ जाओ, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। ज्यादा सोचने में टाइम नहीं तुम्हें गुजारना है, पैनिक नहीं होना है। और सर खुदारा CA फाइनल का पेपर बच्चों का पूरा नहीं होता। क्या वजह होती है? सोचने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा स्लो वर्किंग करते हैं। तो सर इन सब के ऊपर आपको मेहनत करनी है, एक सवाल को टाइम दे। कंसोलिडेशन का सवाल अगर पहले मेरी एडवाइजर ना उठाए, पहले मेरी एडवाइस दे, कोशिश करें स्पेशलाइज्ड का सवाल उठाए। उसके बाद आप आ जाए किसकी तरफ सर? कंसोलिडेशन की तरफ। सही है सर, स्पेशलाइज्ड से 10 नंबर ले, कंसोलिडेशन पे, लेकिन बिल्कुल टाइम बाउंड होकर है कि भाई टाइम बाउंड है, इतनी देर में मुझे कंसोलिडेशन को साइड करना है। 1.7 से मल्टीप्लाई करके 1.80 1.7 से आए, जितना हो रुके, फिर आप आगे बढ़ जाए। कंसोलिडेशन 1. सपोज करें 20 नंबर का सवाल है,
आपने जिसको 1.7 से जो है मल्टीप्लाई किया, जो भी 35-37 मिनट है वो लगाए और सही है वो, आप उसके बाद आगे बढ़ गए। उसके बाद आपने बाकी सवाल किए और कंसोलिडेशन के लिए फिर से टाइम रखें कि एंड में आया कोई ऐसा सवाल पेपर में पड़ गया जो खुदा ना खास्ता आपको नहीं आ रहा, उससे पहले कंसोलिडेशन पे आए, लेकिन पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, कोशिश करें। पासिंग चांस बन जाता है, पासिंग मार्क्स अप्रोच पूरी क्लासेस में हमने सीखे, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है और जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा उनको भी सर उनके टीचर ने सिखाई होगी। तो आप लोग उस पर फोकस करें, सही है सर, पेपर पूरा अटेम्प्ट करें, छोड़े कुछ भी नहीं, सही है। तो इस हिसाब से इंशाल्लाह आप करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की जात से आप जरूर पास होंगे। और जो ये 30-32% रिजल्ट आया ये आने वाले टाइम में 60-70% हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।